हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। कल मैंने वाक्य का इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने अपलोड किया था और आज जो है वो दूसरा भाग मैं अपलोड कर रही हूँ। तो पढ़ते हैं। पहला क्या मैंने अपलोड किया था वो मैं आपको बता दूँ। रचना के आधार पे मैंने वाक्य का भेद लिखा और आज मैंने अर्थ के आधार पे वीडियो बनाया है। दोनों मैंने एक साथ इसलिए नहीं किया है क्योंकि दोनों को एक साथ करने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। वाक्य जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हर टेट के एग्ज़ाम्स में आता है, सुपर टेट, यूपी टेट, रीट या फिर सी टेट, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाक्य, ये जानिए कि वाक्य क्या होता है। वाक्य जो होता है दो या दो से अधिक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक मीन्स वो होता है जिसके अर्थ निकले। ठीक है, वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है, यानी वाक्य जो है वह व्यवस्थित पदों का समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, यानी उस जो चीज़ कही जाती है, जो पंक्ति कही जाती है उसके अर्थ निकले। ठीक है, अर्थ निकले मतलब बात समझ में आए, वो क्या है? वाक्य है। वाक्य भेद वाक्य के दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रचना के आधार पर बांटा गया है और एक अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे जो है वो मैंने कल इसका वीडियो बना के डाल दिया और आज हम लोग अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे। और हाँ, आता है वाक्य का घटक कितने होते, तो घटक क्या होते हैं? जो घटक होते हैं वह दो होते हैं। एग्जाम्स में आता है कि वाक्य के घटक कितने होते हैं, तो दो। एक उद्देश्य होगा, ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक कितने? दो, एक उद्देश्य और एक विधेय। ये भी एग्जाम में पूछता है, घटक भी पूछता है। और वाक्य का भेद जो होता है वो दो होता है, लोग जानते ही हैं, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। आज हम लोग अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे, तब ये जो वाक्य का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं 8। ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। मैं आपको ये जो अर्थ के आधार पे ये जो 8 भेद है, ठीक है, मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में बिल्कुल वो घुल जाएगा। बस ध्यान देने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसानी से पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं इन 8 प्रकार को। विधानवाचक वाक्य, इंग्लिश इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि इंग्लिश से और भी बच्चों को समझ में आता है। जिसको ग्रामर इंग्लिश में आता है, ठीक है, वो अगर इसमें पढ़ेगा तो उसको समझ में आसानी से आ जाएगा। इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों इसका नाम साथ में चलेगा ताकि पढ़ने में ईजी हो। विधानवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में काम होने या करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में किसी काम के करने का, ठीक है, बोध होता है, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, वो क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली है। यानी इसमें बताया जा रहा है, कोई भी चीज़ को बताना, करना, ये सब क्या है? ये सब विधानवाचक वाक्य हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बताया जा रहा है ना कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, सॉरी दिल्ली नहीं है, लखनऊ है। ओके, मिसप्रिंट हो गया है, लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ओके, दशरथ अयोध्या के राजा थे। बताया जा रहा है कि दशरथ कहाँ के राजा थे? तो अयोध्या के राजा थे। तो ये सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी विधानवाचक वाक्य है। इतना याद रखिए कि जिस वाक्य में किसी काम का करना या फिर कोई चीज़ निश्चित है, जिसे
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। या फिर दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, या फिर भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या है, विधानवाचक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सब को आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होता है ना, पढ़ने के बाद फिर आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिक याद हो जाता है। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब ना, इसे समझ में आ रहा है। तो निषेधवाचक वाक्य जो होता है नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको आसानी से समझने का ट्रिक है, जिसमें ना हो, नहीं हो, किसी काम का नहीं करने का हो, ठीक है, वो सब क्या है, निषेधवाचक वाक्य है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो, यानी उसमें नहीं किया जाता है और वो चीज़ नहीं होता है, तो वो क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, आज बाज़ार जाना मना है, यानी आज बाज़ार क्या है, बंद है, तो यह मना है। तो यहाँ पे मना किया जा रहा है ना, मतलब वो नहीं जा रहा है, उसके द्वारा वो कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। सोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा, मतलब यहाँ भी क्या है, नहीं, यानी वह नहीं जाएगा, तो वो क्या हो गया, ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। सीता कल नहीं आएगी, नहीं क्या हो गया, ये निषेधवाचक वाक्य का चिन्ह है, यानी यह निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। निषेधवाचक क्लियर है, जिसमें किसी चीज़ करने का ना किया जाए या फिर मना किया जाए, वो क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कुछ उसमें प्रश्न किया जाए या फिर जिसका उत्तर ना पता हो, क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, कुछ पूछा जाए या जिसका उत्तर ना पता हो, वो सब क्या है, सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं सब। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे वह क्या कर रहा है, मतलब उसको पता नहीं है, पूछने वाला पूछ रहा है ना, वह क्या कर रहा है, तो और मेन इसका साइन प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये रहता है, ज़रूर रहता है। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ये है, प्रश्नवाचक वाक्य है कि क्या है, ठीक है। राम कहाँ रहता है, यानी किसी को पता नहीं है कि राम रहता कहाँ है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए, किसी को पता नहीं है उसका उत्तर। तुम कौन से शहर में रहते हो, यहाँ भी पूछा जा रहा है, शहर का नहीं पता है ना, तो ये सब क्या है, सवाल किया जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य क्लियर हो गया, जिसमें प्रश्न किया जाए, प्रश्न का बोध हो, उसे लगे कि कोई सवाल हो रहा है जिसका उत्तर नहीं पता है, वो सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब नेक्स्ट चलते संदेहवाचक वाक्य में, जिसको स्केप्टिकल सेंटेंस कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, इससे नाम से पता चला कि संदेह हो, जिसमें जिसका संभावना का बोध हो, यानी वो क्लियर नहीं है कि वो है, संदेह हो उसमें या फिर होने की संभावना हो, वो सब क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, शायद आज बिजली नहीं आएगी, मतलब कंफर्म नहीं है बिजली आएगी, ठीक है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बिजली आज आएगी। शायद कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये यहाँ भी शायद लगा दिया गया है। इससे क्या पता चल रहा है कि संभावना हो रही है कि शायद मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका है, ठीक है। अब अगले जो सुधरा है उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो सुधर चुका है, हो सकता है कि वो सुधर चुका हो, ठीक है। तो जिसमें संदेह संभावना का बोध हो जिस वाक्य में, उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए और एकदम नोट्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी है, नोट्स बनाते जाइए। संकेतवाचक वाक्य यानी इंडिकेटिव सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, यानी जो काम किया जा रहा है वो उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, किसी दूसरे पे वो डिपेंड है, निर्भर है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्स में जैसे आता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का जो संकेत है वह किस वाक्य में होता है, तो किसमें, संकेतवाचक वाक्य में होता है। इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ पे दूसरा निर्भर है, यानी जो पानी की कमी है वह किस पे निर्भर है,
बारिश पे निर्भर है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, संकेतवाचक है, यानी जो बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से सूखा पड़ा है, तो अगर बारिश हो जाएगी तो उसकी कमी नहीं होगी। ठीक है। यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे। ये कपड़ा भी किस पे डिपेंड है, ये भी क्या है, बारिश पे डिपेंड है। अगर बारिश हो जाएगी तो कपड़े क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। समय पर पहुंच जाते तो बस मिल जाती। यहाँ पे जो जा रहा है बस से, वो किस पे डिपेंड है, समय पे। मतलब है ना, एक दूसरे पे, मतलब एक क्रिया जो हो रही है, जैसे बारिश हो रही है या फिर पानी की कमी है। ठीक है। पानी की जो कमी है, ठीक है, किस पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है, दूसरी क्रिया पर निर्भर है ना। यही तो है संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पे कपड़े जो है भीग गए हैं, भीग जाएंगे, जो अगर बारिश होगी तो भीग जाएंगे, तो ये भी क्या है, संकेतवाचक ही वाक्य है। समय पर पहुँच जाते तो बस मिल जाती। ठीक है। तो ये जो बस मिलना किस पे डिपेंड है, किस पे निर्भर कर रहा है, समय पे निर्भर कर रहा है कि अगर वो समय पर पहुँच जाएगा तो उसे बस क्या होगी, मिल जाएगी, वरना छूट जाएगी। तो है ना, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है ना, डिपेंड है ना। तो वही क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। अब नेक्स्ट चलते हैं इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि का भाव प्रकट होता है वह इच्छावाचक वाक्य होता है। अब इसमें देखिए, मुझे आज खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे इच्छा क्या प्रकट की जा रही है कि आज मुझे जैसे भूख नहीं है, मुझे खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, ईश्वर करे आप सदा खुश रहें। ये क्या है, उसे आशीर्वाद दिए जा रही है, दुआ दी जा रही है कि ईश्वर करे आप सदा खुश रहें। ठीक है। और ये तीसरा क्या, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी यहाँ भी क्या है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं कि आपकी यात्रा जो है वह मंगलमय हो। तो याद रखिए, जिस वाक्य में, ठीक है, इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा ये सब रहे, वो सब क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक से ही पता चल रहा है कि इसमें आज्ञा का काम होगा, आदेश का काम होगा, उपदेश का काम होगा, ये सब क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि का जब भाव प्रकट होता है, वो सब क्या होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, यहाँ क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, उसे आदेश दिया जा रहा है कि तुम बाहर जाओ, ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। कृपया शांत रहें, यहाँ क्या आग्रह किया जा रहा है ना, ठीक है, कि प्रार्थना की जा रही है, तो क्या होगा, कृपया शांत रहें, मुझे रोटी दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे मांगा जा रहा है, अनुमति दी जा रही है कि मुझे रोटी दो, मांगा जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब आज्ञावाचक वाक्य है। याद रखिए, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति, प्रार्थना ये सब रहे, वो सब आज्ञावाचक वाक्य है। विस्मयादि वाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, अरे तुम कितनी सुंदर हो, आश्चर्य से इंसान कहता है ना किसी को, अरे तुम कितनी सुंदर हो, विस्मय प्रकट हुआ ना, वाह भारत की टीम जीत गई। इसमें क्या हर्ष दिखाया जा रहा है, खुशी दिखाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि वाचक वाक्य हैं। उफ, मुझे कितना दर्द हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दर्द का भाव हो रहा है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है कि उफ मुझे कितना दर्द हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब विस्मयादि वाचक वाक्य हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य में बस ध्यान दीजिए कि उसमें हर्ष, क्रोध, विस्मय, घृणा ये सब हो, तो वो सब क्या है, भाव प्रकट हो, तो सब क्या है, ये विस्मयादि वाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आज वाक्य जो है वो कंप्लीट हो गया। पिछली वीडियो में मैंने रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए थे, और आज मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताया है। जो जिन लोगों ने मेरा वीडियो पिछला नहीं देखा होगा, जाके देख लें। और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।